कहते हैं कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही कोई स्थायी दुश्मन, सिर्फ हित स्थायी होते हैं और यही हित राजनीति में बेमेल गठबंधन बनाते हैं। नेपाल में ही एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है। केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है, जिसके चलते पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि प्रचंड के जाने और ओली के वापस आने पर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, समझाएंगे इस वीडियो में। मेरा नाम तान्या अधिकारी है, आप वीएब समाचार देख रहे हैं। 13 जुलाई नेपाल की संसद में विश्वास मत पर वोटिंग हुई थी। 275 सीटों वाली संसद में प्रचंड के समर्थन में सिर्फ 63 तो विरोध में 194 वोट डले थे, जिस कारण पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा है। प्रचंड के विश्वास मत हारने के बाद अब ओली और देउबा की राजनीति समझौते पर गठबंधन सरकार बन गई है। समझौते के तहत बाकी के बचे कार्यकाल में दोनों ही बारी बारी से प्रधानमंत्री पद संभालेंगे। शुरुआत में केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके 21 महीने बाद देउबा प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। हालांकि इस गठबंधन को बेमेल कहा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि दोनों की ही विचारधारा काफी जुदा है। लेकिन नेपाल में इस बदली हुई सरकार का भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर इतिहास को देखें तो पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का जाना और केपी शर्मा ओली का आना भारत के लिए थोड़ी चिंता जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि ओली को चीन का समर्थक माना जाता है, जबकि प्रचंड भारत समर्थक नेता है। इतिहास को देखें तो ओली जब पिछली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब 2017 में नेपाल के चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए तैयार हुआ था। लेकिन हाल ही में जब चीन के उप विदेश मंत्री सुन विंडोंग नेपाल के दौरे पर थे, तब प्रचंड के सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, जिस वजह से अभी तक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए। हालांकि यहाँ भारत के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि इस बार देउबा की नेपाली कांग्रेस के समर्थन से ओली प्रधानमंत्री बने हैं, जिनको भारत का समर्थक माना जाता है। ओली जहां चीन के साथ मिलकर BRI प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, तो वहीं देउबा का मानना है कि प्रोजेक्ट के लिए नेपाल को चीन से सिर्फ ग्रांट लेना चाहिए, ना कि कर्ज। इतना ही नहीं, हाल ही में एक इंटरव्यू में ओली की पार्टी के विदेश नेता के प्रमुख राजक भुट्टाई ने कहा था कि भारत के खिलाफ जाकर ना तो नेपाल आगे बढ़ सकता है और ना ही नेपाली लोगों का भला हो सकता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पिछले कार्यकाल में ओली का भारत को लेकर जो रवैया रहा, वो अब बदला नजर आ सकता है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ओली का रुख राष्ट्रवादी रहा है और वो सीमा विवाद, कारोबार जैसे चीजों पर भारत के खिलाफ रहे हैं। मालूम हो कि 2015 में 6 महीने तक नेपाल बॉर्डर पर नाकाबंदी रही थी, तो ओली ने इसके लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया था। इस दौरान ओली ने अपने कार्यकाल में चीन से नजदीकियां बढ़ाई, तो उन्हीं कार्यकाल में नेपाल BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। भारत और नेपाल के रिश्तों में तनाव तब चरम पर पहुंचा था जब मई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेखा दर्रे से उत्तराखंड के धारचूला को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। तब नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद मई 2020 में ओली के प्रधानमंत्री बनते ही नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाली क्षेत्र बताया गया था। हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया था। भारत और नेपाल के इस बिगड़ते रिश्तों को हालांकि कुछ समय बाद सुधार लिया गया था। भारत नेपाल को अपना अहम दोस्त और विकास भागीदार के रूप में देखता है। वहीं ओली ने भी भारत और नेपाल के बीच बैलेंस बनाने की बात कही थी। अब जब नेपाल में सत्ता बदली है, तो ऐसे में देखना होगा कि भारत नेपाल के रिश्तों में कैसा मोड़ आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप वीएब समाचार देख रहे थे।